हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ। और हम अपनी पढ़ाई को अब आगे बढ़ाते हैं। जो आपकी क्लास है 12वीं, उसमें जो बुक है हमारी अर्थशास्त्र की, उसके 2 पार्ट हैं। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, मैं तुम्हें शुरुआत करवाऊंगी व्यष्टि अर्थशास्त्र से। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारी बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो जो ये पहला अध्याय है, इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में क्या है। अर्थशास्त्र के 2 मूल अंश कौन कौन से हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या रहेगी, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है, कि हम इस विषय का अध्ययन क्यों करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का, और हमारा जो ये सब्जेक्ट है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसकी प्रकृति क्या रहेगी। फिर सबसे पहले हम आते हैं अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। जो अर्थशास्त्र विषय है वो उसका अध्ययन हम करते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। मतलब जब भी इंसान, चाहे आज वो कितना ही गरीब से गरीब क्यों ना हो और कितना ही अमीर से अमीर क्यों ना हो, उसकी आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती और वो असीमित है। लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन होता है वो हमेशा कम रह जाता है, और धन से ही हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में अगर हम इसको देखें तो अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब अर्थशास्त्र का मतलब निकल के आता है कि यह वह शास्त्र है जिसमें धन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इंग्लिश में अर्थशास्त्र को कहते हैं इकोनॉमिक्स। और ये जो हमारा अर्थशास्त्र जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको ओकियोस घरेलू तथा निमेन प्रबंध अर्थात गृह प्रबंध। तो गृह प्रबंध कैसे होता है, जो भी हम जैसे धन कमाने से संबंधित और उसको इस तरीके से खर्च करने से संबंधित कि हम अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि कर सकते हैं, ये हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, अर्थशास्त्र के अंदर। तो आगे क्या है कि अर्थशास्त्र की अनेक अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है और वो अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ जो मेन परिभाषाएं हैं उनका जिक्र करूँगी। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो धन संबंधी परिभाषा है, और ये किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। और सेकंड है भौतिक कल्याण संबंधी, थर्ड है दुर्लभता संबंधी, फोर्थ है विकास केंद्रित परिभाषा। अब मैंने इन सभी परिभाषाओं को एक अच्छे तरीके से लिख लिया है ताकि ये तुम्हें अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहले मैंने ईयर डाल लिया है, फिर उसके बाद में जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी डिटेल्स डाल ली है, फिर वो डेफिनेशन उन्होंने किस तरीके की जो परिभाषा दी अर्थशास्त्र के संबंध में, और वो उनके लिए उन्होंने जो बुक्स जो उन्होंने निकाली थी तो उसके अंदर जो डेफिनेशंस दी गई थी वो है। तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्री है हमारे, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, तो 1776 में एडम स्मिथ ने परिभाषा दी थी, जिसको धन संबंधी परिभाषा या वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। और इन्होंने अपनी ये बुक जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में दी है। तो इन्होंने ये बताया है अपनी इस परिभाषा में कि धन कैसे एकत्रित किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, और
बढ़ा के और निवेश वगैरह जो तरीके हैं बचत और निवेश के, उनके थ्रू हमारे धन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये मेनली ये किस पे डिपेंड थी ये परिभाषा, धन के ऊपर। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना करी कि धन के सिवाय हमारी ज़िंदगी में और भी महत्व है। जैसे मार्शल कहते हैं कि धन के साथ साथ हमारा कल्याण भी होना चाहिए। तो इन्होंने 1890 में मार्शल ने फिर एक परिभाषा दी जिसको हम कहते हैं भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो इन्होंने अपनी बुक है जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उसमें दी है। तो इनका जो मेन मकसद रहा वो रहा कि इन व्यक्ति का भौतिक कल्याण होना चाहिए। और भौतिक कल्याण कब होगा, जब हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी। लेकिन फिर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इनकी आलोचना करी कि अर्थशास्त्र के अंदर हम भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही चीज़ों की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फिर डेफिनेशन दी है 1932 में रॉबिन्स ने, और इनकी परिभाषा थी ये थी दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो इन्होंने अपनी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इस परिभाषा को दिया। दुर्लभता का मतलब ये है कि जिन वस्तुओं के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं वो तो दुर्लभ है, और हमारे पास जो साधन हैं, जो हमारे पास साधन हैं वो भी क्या हैं, सीमित हैं। लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, असीमित हैं। तो उसके बाद में जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसमें जो मेनली सैमुअल्सन है, पीटरसन है, फर्गुसन है, तो इन्होंने परिभाषा दी विकास केंद्रित परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ये जो परिभाषा थी ये हमारे मार्शल और रॉबिन्स की मिली जुली परिभाषा थी कि कल्याण भी होना चाहिए और जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो संतुष्ट भी होनी चाहिए। लेकिन इन परिभाषाओं में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। तो उसके बाद में अर्थशास्त्र की मुख्य परिभाषाओं में कोई ना कोई दोष होने के कारण इन सब परिभाषाओं का एक मिला जुला निचोड़ निकाला गया। तो इसमें क्या दिया गया है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है, कि मानव का व्यवहार कि किस तरीके से वो कैसे साधन अरेंज करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इधर इसमें बताया गया है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और उनकी पूर्ति के साधन कैसे हैं, साधन हमारे सीमित हैं। और जो साधन है सीमित होने के साथ साथ उनके एक से अधिक प्रयोग है। मैंने क्लास में तुम्हें कई बार एग्जाम्पल दिया है कि मान लो किसी के पास अगर बोने के लिए 1 एकड़ ज़मीन है तो वो उसके अंदर उसके पास एक उपयोग नहीं अनेक उपयोग हैं। इसके कहने का अर्थ ये है कि एक टाइम पे वो क्या तो वो उसके अंदर सरसों उगा सकता है या फिर उसके अंदर गेहूँ उगा सकता है। ठीक है, तो मतलब एक उपयोग में उसको ला सकता है, दूसरा उपयोग उसको टालना पड़ेगा एक ही समय पर। और उसके बाद में आती है चैन की समस्या। और इन सब से क्या निकल के आता है कि हम इन साधनों के द्वारा हम अपनी अधिकतम संतुष्टि कर सकें, विकास कर सकें और कल्याण कर सकें। आगे जो है हमारा जो अर्थशास्त्र है उसके दो मूल अंश कौन कौन से, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में कहेंगे 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये किसने दिया था, ये जो हमारे जो अर्थशास्त्र को जो 2 पार्ट में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि। तो ये नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है। तो इनका नाम है रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस ने जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि स्तर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल स्तर पर। और इसके विपरीत हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट फिर इन दोनों को मैंने अलग अलग करके समझाया, इनका कंपैरिजन करके, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र को। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको ग्रीक भाषा में माइक्रोस
से लिया गया है और जिसका अर्थ है छोटा। यदि हम किसी चीज़ का छोटे लेवल पे अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्तिगत इकाइयाँ, जैसे व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग तथा व्यक्तिगत बाजार की आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय रहेगा। और इसके विपरीत यदि इसको भी जो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया, मैक्रोस, जिसका अर्थ होता है बड़ा, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और इसमें जैसे अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की सामूहिक मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं तो वो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती, छोटी छोटी वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और इतना आपको अच्छे से अध्ययन करना है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 रहेगा इस चैप्टर का, वो मैं फिर आगे अपलोड कर दूँगी।